और आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं इंडिया टीवी संवाद के मंच पर, जहां इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा के साथ मौजूद हैं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। नमस्कार, हम संवाद के फाइनल राउंड में हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हैं। अमित शाह जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक के बाद एक चुनाव में ऐतिहासिक जीत दिलाई, जिन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं में विश्वास भरा, अमित शाह जिन्होंने सरकार को ताकत दी। अमित शाह से हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी सरकार के 3 वर्षों पर, कार्यकाल पर, विरोधी दलों के आरोपों पर। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पिछले 3 साल में एक दो जगह छोड़ करके एक के बाद एक चुनाव आपने जीते, और उस चुनाव जीतने से, और खासतौर से उत्तर प्रदेश और दिल्ली में जिस तरह की जबरदस्त जीत हासिल की, तो जो विरोधी दल हैं वो थोड़े परेशान हैं। जो जीता वो कहता है जनता ने जिताया, जो हारा वो कहता है ईवीएम ने हरा दिया। मेरा इतना ही कहना है कि जब वो जीते थे, वो चुनाव भी इसी ईवीएम से हुए थे। तब ईवीएम सही था और आज ईवीएम सही नहीं है। ये थ्योरी कम से कम जनता के गले नहीं उतर रही। तो जनता को ये बता दीजिए कि आप क्यों जीते। देखिए, जीतने के कई कारण हैं, मगर मैं मानता हूं कि देश में भारतीय जनता पार्टी का कई राज्यों में शासन आने के बाद, और विशेषकर नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद, भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने देश की पॉलिटिक्स की दिशा बदली है, देश की राजनीति की दिशा बदली है। पहले चुनाव जातिवाद के आधार पर होते थे, नेतृत्व का निर्णय परिवारवाद के आधार पर होता था, और चुनाव के मुद्दे तुष्टीकरण पर आधारित होते थे। ये सब की जगह भारतीय जनता पार्टी ने पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को तवज्जो दी है, और पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस आज चुनाव का मुद्दा बना है। सरकारों का परफॉर्मेंस, सरकार की नीतियां, सरकार के कामकाज की बारे में लोगों की जो मान्यता है, वो ही चुनाव का मुख्य मुद्दा बना है। और इसी का कारण है कि गुजरात के मॉडल के आधार पर मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में देश में सरकार बनी, और देश में सरकार बनने के बाद महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर, असम, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में जीते। आपने कहा 1-2 जगह हारे, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत कम नहीं हुआ, सरकार निश्चित नहीं बनी है। दिल्ली में भी हमारा मत प्रतिशत कम नहीं हुआ, बिहार में हमारे मत प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है। जहां जहां चुनाव आए हैं, चाहे वो नगर निगम के चुनाव हो, चाहे तहसील पंचायत जिला पंचायत के चुनाव हो, चाहे वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के म्यूनिसिपालिटी के चुनाव हो, हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी जीती है। और कुछ ऐसे राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक दबदबा कम था, जैसे ओडिशा, बंगाल, केरल, त्रिपुरा, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की मतों की बढ़ोतरी आश्चर्यजनक है। चुनावी पंडितों को भी आश्चर्य कराए ऐसी है। देखिए, आप कह रहे हैं आपने परफॉर्मेंस के आधार पर जीता। अब दिल्ली और बिहार वालों की बात बताता हूं। दिल्ली वाले कह रहे हैं कि आपने उनकी सरकार को 2 साल से परफॉर्म ही नहीं करने दिया, इसलिए हार गए। रजत जी, अब मैं नहीं मानता दिल्ली की जनता या आपको किसी को भी कोई जवाब देने की जरूरत है। जो सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन में से बनी थी, जो सरकार देश में स्वच्छ राजनीति की पुरोधा बनकर उपसी थी, और जो पार्टी का दावा था कि हम इस देश में पारदर्शिता लाने के लिए, राजनीति में पारदर्शिता लाने के लिए काम कर रहे हैं, वो सरकार अपना एक काम पारदर्शिता लाने के लिए बता दे, मैं आपको 50 गिना सकता हूं। मैं तो उनका कोई काम नहीं गिना सकता, लेकिन उनकी बात आपको बता सकता हूं। वो कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की, अमित शाह की साजिश है, और साजिश के तहत उन्होंने लोग खड़े कर दिए जो उनको बदनाम कर रहे हैं। देखिए, मुझे मालूम नहीं है
केजरीवाल जी भारत की जनता को क्या मानते हैं? कोई खड़ा कर देगा, कोई मान जाएगा। आज के जमाने में वो संभव है? इस तरह से जनादेश नहीं मिलते। दिल्ली के चुनाव ने स्पष्ट कर दिया है कि देश में बहानेबाजी की और नकारात्मक पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस चलेगी। अगर सत्ता लेने का शौक है, पार्टियां चलाने का शौक है, तो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। आपकी परफॉर्मेंस पर सवाल उठाए हैं लालू यादव ने। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कम से कम दूसरा नाम ले लेते। लालू जी का कहना है कि ये बताइए कि आपकी सरकार ने कितने लोगों को नौकरी दी। आप ये बताइए कि काला धन वापस आया कि नहीं आया। मैं लालू जी के विजन से मोदी जी की सरकार का इवैल्यूएशन नहीं कर सकता। फुटपट्टी ही गलत है तो नाप भी गलत आएगा। रजत जी, बेरोजगारी इस देश की बहुत बड़ी समस्या है। 125 करोड़ का देश है। अब तक जिन लोगों ने शासन किया उसने रोजगारी को नौकरी के साथ जोड़कर दिया। नरेंद्र मोदी की कल्पना है कि स्वरोजगार नाम की एक एवेन्यू है। स्वरोजगार एक ऐसा रास्ता है जिसके आधार पर 125 करोड़ के देश को आप रोजगारी दे सकते हो। कोई कल्पना कर सकता है कि 125 करोड़ के देश को सिर्फ नौकरी से कर सकते हैं? लालू जी ने सवाल ये करना चाहिए था कि कितनों को नौकरी मिली, ये नहीं करना चाहिए था। ये करना चाहिए था कि कितनों को रोजगारी मिली। उसका जवाब मैं देता हूं, क्योंकि सवाल मैंने अब ठीक कर लिया है। 7 करोड़ 23 लाख लोगों को मुद्रा बैंक योजना के माध्यम से 10,000 से देके 10 लाख तक की लोन देकर स्वरोजगारी करने के लिए हमने प्लेटफॉर्म दिया है। कोई नाई की दुकान खोलकर बैठा है, एक छोटी सी बच्ची ब्यूटी पार्लर का अपना पार्लर खोलकर बैठी है, कोई धोबी अपनी स्त्री की दुकान खोलकर बैठा है। ये लोगों को स्वरोजगारी मिली। जिनके दरवाजे देश की बैंकों के दरवाजे जिन गरीबों के लिए बंद थे, बैंकों के दरवाजे देश के बेरोजगार के लिए बंद थे, बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा जी ने किया। तब कहा था कि मैंने बैंकों के दरवाजे गरीबों के लिए खोल दिए हैं, मगर वो सूत्र था बैंकों के दरवाजे गरीबों के लिए खोलने का काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और 7.25 करोड़ लोगों को लोन देने का काम किया है। इसी प्रकार से रोजगारी। लेकिन ये तो सही है कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं। ये राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि 16,000 नौकरियां चली गई आईटी कंपनीज में, विप्रो में, इन्फोसिस जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में। राहुल जी, मुझे मालूम नहीं कहां से मटेरियल लेते हैं ट्वीट का, और मैं वो जगह ढूंढना भी नहीं चाहता। मगर कोई भी देश, एक सेक्टर में थोड़ी नौकरियां चली गई, इसके आधार पर देश की सरकार का इवैल्यूएशन नहीं किया जाता है, इन जनरल किया जाता है। और पूरी दुनिया मान रही है कि आज भारत सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। पूरी दुनिया ने माना है। और एक सवाल ये सब लोग पूछ रहे हैं कि ये डीमोनेटाइजेशन हुआ, इतना बड़ा कदम उठाया, कितना काला धन वापस आया, ये तो बताए कोई। और रजत जी भी मानते हैं। हाँ, मैं मानता हूं। मैं बता देता हूं रजत जी, ये डिमोनेटाइजेशन का जो कदम है उसको आप सिर्फ काले धन के साथ जोड़कर मत देखिए। डिमोनेटाइजेशन के बाद 92 लाख इनकम टैक्स के नए करदाता रजिस्टर्ड हुए हैं। मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। डिमोनेटाइजेशन के बाद प्रत्यक्ष और परोक्ष कर में वृद्धि 18% हुई है, जो नजदीक के पास्ट में सबसे ज्यादा है। और डिमोनेटाइजेशन के बाद रजत जी, बैंकों के पास जो धन आया है, इससे लोन देने की क्षमता भी बढ़ी है और बैंकों का स्वास्थ्य भी अच्छा हुआ है। आप, जहां तक काले धन का सवाल है, ये सवाल आप मुझे 1 साल के बाद पूछेगा, 1 साल के बाद सारे जवाब आपको अपने आप मिल जाएंगे। हमने बेनामी संपत्ति का कानून लाया है, हमने सेल कंपनियों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी है, और डिमोनेटाइजेशन के समय जो डेटा खड़ा हुआ है, जो डेटा बैंकों के पास आया है, किसने किसके अकाउंट में कितना रुपया डाला, ये तीनों का मिलान करते हैं तो टिकट फ्रॉम मी एक भी काला बाजारी करने वाला आदमी बक्सा नहीं जाएगा।
ये अच्छी बात है, जनता स्वागत करेगी अगर ऐसा होगा तो। लोगों के पास बहुत सारे सवाल हैं। योगेंद्र कपूर, कहाँ हैं योगेंद्र कपूर? जी हाँ, आपका सवाल। अमित जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी जो है, एक करने का रीज़न ये था कि टेररिस्ट फंडिंग जो है उसकी ट्रैकिंग भी करी जाएगी और उसको कंट्रोल भी करा जाएगा। आज जो कश्मीर के अंदर सिचुएशन है, आपको लगता है कि डिमोनेटाइजेशन के बाद जो है आज भी जो है जो सिचुएशन वहाँ प्रिवेल कर रही है, तो उन लोगों के पास फंडिंग अवेलेबल हो पा रही है आसानी से या नहीं? क्या क्या कंट्रोल किया जाएगा? उनका कहना था कि जो पत्थर फेंकने वाले थे, ये कहा गया था कि उनकी कमर टूट जाएगी, डिमोनेटाइजेशन के बाद उनको पैसा मिलना बंद हो जाएगा। आज भी उनको पैसा मिल रहा है। देखिए, डिमोनेटाइजेशन के वक्त हमने जो कहा था वो ये कहा था कि बहुत सारी फेक करेंसी आती है जो आतंकवाद को और माओवादियों को बढ़ावा देती है और वहीं से उनका एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होता है। इसमें निश्चित रूप से कमी आई है। कभी किसी ने ये नहीं कहा था कि खत्म हो जाएगा। नक्सलवादियों की जो फंडिंग होती थी उस पर भी कुछ रोक लगी? निश्चित रूप से रोक लगी है, लेकिन घटनाएं तो बढ़ी हैं। घटनाएं बढ़ी है ऐसा आपको दिखाई पड़ता है। जब दबिश बढ़ती है तो रिएक्शन आता है, और नक्सलवादी कितने मारे गए वो आंकड़े कभी बाहर नहीं आते, क्योंकि उनका साथी जो मर जाता है एनकाउंटर में उसको लेके वो जंगल में चले जाते हैं। मगर मैं बताता हूं कि इस क्षेत्र के जानकार किसी भी व्यक्ति के साथ आप बैठेगा रजत जी, 10 साल में सबसे ज्यादा कठोरता से अगर आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ काम हुआ है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, और वो पूरे देश के इस क्षेत्र के लोग स्वीकार करते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं आतंकवाद के खिलाफ, नक्सलवाद के खिलाफ काम हुआ। जिस तरह की घटनाएं हुई, सुकमा की जो घटना है जिसमें वो हथियार छीन कर ले गए, वायरलेस सेट छीन करके ले गए, और अचानक घटना हुई, उन पुलिस वालों को मारा जो रोड बनाने के लिए प्रोटेक्शन दे रहे थे। हमेशा ऐसी घटनाएं अचानक ही होती है, कोई फोन कर नहीं आता है, हमेशा अचानक होती है। और वो इसलिए रोड को वो रोक रहे हैं, और एक घटना भी इसलिए होती है कि रोड बनाने का प्रयास हो रहा है जो पहले कभी होता नहीं था। ये लड़ाई है रजत जी, आप गोली चलाओगे, सामने से गोली नहीं चलेगी। इस प्रकार से लड़ाइयां नहीं लड़ी जाती। नहीं, लेकिन फोन करके नहीं आते, ये तो बात ठीक है, लेकिन इंटेलिजेंस भी कुछ चीज होती है। नहीं, इंटेलिजेंस ने काफी कुछ किया है। अभी उड़ीसा के अंदर उनकी कमर तोड़ दे, आंध्र प्रदेश में इस तरह का हमला हमने किया है, मगर ऐसी चीजों की प्रसिद्धि नहीं होती है, न करनी चाहिए। और कश्मीर में जो हो रहा है उसको लेकर के लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। जो हालत 1 साल पहले थी, आज उसके खिलाफ उससे बदतर हालत हो गई है। देखिए, कश्मीर में भी मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं रजत जी कि 89 से लेकर आज तक, 89 से लेकर आज तक बहुत सारे ऐसे समय आए हैं जहां 5 महीना 6 महीना ऐसा लगता है कि ये क्या हो रहा है, मगर अंततोगत्वा सिक्योरिटी फोर्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिवेल करती है और उसको कंट्रोल करने में सफल होती है। कश्मीर के अंदर भी जिस प्रकार से आतंकवाद को कंट्रोल करने का प्रयास किया गया है, रिएक्शन आना स्वाभाविक है, स्वाभाविक है रिएक्शन आना, और इसको सरकार डिप्लोमेटिक तरीके से भी एड्रेस कर रही है और सिक्योरिटी एजेंसी भी अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। लेकिन आप ये मानेंगे कि लोगों का भरोसा जरूर कम हुआ है? जिस तरह की तस्वीरें, जिस तरह की खबरें कश्मीर से लगातार आई हैं, हो सकता है टाइम बिंग कुछ लोगों का ऐसा परसेप्शन। क्या आर्मी के लेफ्टिनेंट का गोलियों से सीना छलनी कर दिया जाए जब वो छुट्टी पर अपनी परिवार के साथ शादी के लिए गया था? मैं इसको हल्के से नहीं लेता हूं, मगर कई बार ऐसा हुआ है, कई बार ऐसा हुआ है, और हो सकता है कुछ समय के लिए परसेप्शन ऐसा बना होगा रजत जी, मगर आप भरोसा रखिएगा हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर कश्मीर में भारत ही प्रिवेल करेगा। एक सवाल शोभनाथ चौबे, कहां पर हैं आप? जी हाँ, पूछिए। जब ऐसी बात कहें कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा रखिए, कश्मीर में भाव प्रिवेल करेगा, मुझे लगता है तालियां तो बजनी चाहिए। जी सर, मेरा सवाल यह है कि पाकिस्तान ने हमारे जवानों का सिर काटा, इसका बदला कब लिया जाएगा? ऐसी बातों की चर्चा यहाँ पर नहीं हो सकती है,
ना ये इसके लिए उचित फोरम है, मगर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज़ादी के 70 सालों के बाद पहली बार भारतीय सेनाओं के साथ जो दुर्व्यवहार होता है उसका सर्जिकल स्ट्राइक कर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में घुसकर अपनी सेनाओं ने जवाब दिया है और इसके कारण दुनिया में भारत को देखने का नजरिया बदला है, एक मजबूत राष्ट्र ऐसा संदेश गया है। सर्जिकल स्ट्राइक पिछले वर्ष की एक बड़ी घटना थी जिसने लोगों के मन में बहुत भरोसा पैदा किया था, लेकिन पाकिस्तान ने लगातार जिस तरह से आतंकवादी घटनाएं की हैं उसके बाद आपको नहीं लगता कि सर्जिकल स्ट्राइक का जो लाभ होना चाहिए था वो नहीं हुआ? देखिए रजत जी, आतंकवादी घटना के प्रमाण से इस चीज को मत नापिए। पॉलिटिकल विल क्या है और सेना की क्षमता क्या है, इसका परिचय दुनिया को सर्जिकल स्ट्राइक ने कराया है कि ये देश एक ऐसे नेता के नेतृत्व में काम कर रहा है जिसकी पॉलिटिकल विल मजबूत है और इस देश की सेना इतनी मजबूत है, इस देश की सेना इतनी बहादुर है जो कुछ भी कर सलामत वापिस आ सकती है। लेकिन इन घटनाओं ने विरोधी दलों को मौका दिया इस चुनौती देने का, ये कहने का कि जहां तक विपक्ष का सवाल है, सबने अपने अपने कार्यकाल देख लेने चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा बॉर्डर की जरूरत क्या है, और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, मैं तो इतना कहता हूं कश्मीर समस्या पैदा कहां से हुई है, कहां से हुई? अगर उस वक्त गलती न होती तो आज कश्मीर समस्या ही नहीं होती। क्या भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी ने मिलकर जो सरकार बनाई उसकी वजह से नीति कमजोर नहीं हुई? मैं नहीं मानता इसकी वजह से हुई है। दोनों की विचारधारा अलग है। विचारधारा अलग हो, ऐसी कई सरकारें इस देश में चली है, लेकिन कश्मीर के लोगों का भरोसा पीडीपी में कब हुआ? ये लगातार खबरें आई, चुनाव नहीं हो पाए, देखिए रजत जी, मैं खबरों के आधार पर नहीं चलता, मेरा काम अलग है, आपका काम अलग है। लेकिन ये तो सही है कि वोट नहीं पड़े जब चुनाव करवाया। ये स्वाभाविक है, डर होता है तो नहीं पड़ते हैं। ये जनता को भरोसा दे सकते हैं कि ये डर जल्दी दूर होगा? मैंने कहा ना, मैं देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है और हमारी सुरक्षा एजेंसियां जिस मुस्तैदी से काम कर रही है, कश्मीर में भारत प्रिवेल करेगा। रानी गुप्ता का सवाल है मेरे पास। रानी गुप्ता कहाँ है? सन 2019 के लिए सारा विपक्ष लामबंद होके सारा इकट्ठा होके मोदी जी के खिलाफ सन 2019 के लिए विपक्ष लामबंद होने की कवायद कर रहा है। क्या लगता है कि सन 2019 बीजेपी के लिए मुश्किल रहेगा? मोदी रोको आंदोलन। ऐसा नहीं है, 2019 में अभी 2 साल बाकी है और अभी एनडीए की बैठक हुई थी, उसमें मोदी जी के नेतृत्व में 33 पार्टियां इकट्ठा आई थी और 33 की 33 पार्टियों ने विश्वास व्यक्त किया है कि मोदी जी के नेतृत्व में इससे भी ज्यादा बहुमत के साथ 2019 में भारत में सरकार। लेकिन उनका यह सवाल तो सही है कि आपने इतनी जबरदस्त जीत हासिल की है, डर करके अब मायावती और अखिलेश भी उत्तर प्रदेश में इकट्ठे हो सकते हैं। तो इसके डर से मैं हार जाऊं क्या? क्या बात कर रहे थे? लेकिन राजनीतिक गणित नहीं कहता कि अगर ये सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो उससे खतरा होगा? राजनीतिक गणित वो होता है कि अगर इकट्ठे हो गए तो भी आगे क्या करेंगे वो सोचना, ये नहीं कहता कि इकट्ठा हो गए इसलिए हम छोटे हो जाएंगे। नहीं, बिहार में हमने देखा जब लालू और नीतीश इकट्ठा हुए तो उसका नुकसान हुआ बीजेपी। कांग्रेस में भी कश्मीर के यूपी के 2 लड़के इकट्ठा हुए थे, यूपी में भी। नहीं, अब 2 लड़कों के साथ बुआ जी भी इकट्ठा हो जाएंगी, हो सकता है। और पहली बड़ी चुनौती राष्ट्रपति के चुनाव में, जिसमें सोनिया जी काफी मेहनत कर रही हैं, नीतीश जी से मिली हैं, वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री पटनायक से मिली हैं, सबको इकट्ठा करके। इसमें मेहनत क्या करना होता है रजत जी? ये तो फिक्स इलेक्ट्रॉल है, कहाँ सभाएं लगानी है, कहाँ पर्दे पोस्टर लगाने हैं, फिक्स इलेक्ट्रॉल उसका तय है। देश में कौन वोट देगा? सब अपने मैंडेट से बंधे हुए, सबको पक्ष पलटा मतलब दल बदल कानून अप्लाई है।
ये तो अगर सारे विरोधी दल इकट्ठे हो जाएं तो राष्ट्रपति के चुनाव में वो आगे हो सकते अगर हैं। शब्द का बहुत महत्व होता है। शिवसेना ने पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ वोट नहीं दिया था। नहीं, ठीक है, इस बार हम ऐसा क्यों सोचे? ये तो आप आश्वस्त हैं कि जो राष्ट्रपति मैं बनेगा। आश्वस्त हूं कि एनडीए का प्रत्याशी राष्ट्रपति बनेगा। डॉक्टर मनीष, एक सवाल। हाँ अध्यक्ष जी, एक सवाल पूछना था आपसे। ये गौरक्षा के नाम पर जो गुंडागर्दी हो रही है, इसको आपकी सरकार किसी भी स्टेट में काबू नहीं कर पा रही। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि इसके ऊपर काबू करने के लिए कदम आपने ही जवाब दे दिया भैया। लेकिन हुआ तो नहीं सर, उसके बावजूद भी हो रहा है। नहीं, ये तो कोई भी कानून बनता है, उस कानून में मानो चोरी नहीं करनी चोरी न करने के लिए कानून बना है, तो चोरी तो होती है भाई। कानून का काम करेगा। इस पर सबसे तीखा क्रिटिसिज्म ममता जी ने किया है। ममता बनर्जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म का नाम लेती है, लेकिन मैं उनसे ज्यादा बड़ी हिंदू हूं। चले, आनंद है, ऐसा बोलना पड़ा उनको। और उन्होंने ये भी कहा कि ये 3 तलाक का इशू भारतीय जनता पार्टी ने उठाया मुसलमान भाई बहनों को डराने के लिए। पहले इस स्पष्टता से समझ लीजिए कि 3 तलाक का इश्यू किसी को डराने के लिए नहीं है। ये महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए। इस देश में हर धर्म की महिला को अपने अधिकार, जो संवैधानिक अधिकार है, इसके रक्षा करने का अधिकार देना चाहिए, और वही भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का तर्क ये है कि ये हमारे धर्म का मामला है, ये इस्लाम का मामला है, इसमें सरकार क्यों दखल दे। अब मुझे लगता है रजत जी, सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही है, सरकार ने कोई दखल नहीं दी है, सरकार ने अपना पक्ष रखा है। और सरकार का पक्ष है कि ये 3 तलाक खत्म होना चाहिए। हाँ जी। इसमें सरकार की तरफ से कोई डायल्यूशन नहीं होगा? नहीं, कोई सवाल ही नहीं है डायल्यूशन का। हम मानते हैं कि मुस्लिम महिलाओं को भी अपने अधिकारों की रक्षा का अधिकार देना चाहिए। और जो सवाल इन्होंने गौरक्षकों के बारे में पूछा था, उसको लेकर के बहुत सारे सवाल हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, गौरक्षक बनकर लोगों ने कुछ लोगों को पीटा है, कई जगह इनोसेंट लोग पीटे गए हैं, कई जगह लोगों को मार हर दिया घटना गया पर है। पुलिस ने कार्यवाही की है, और हर घटना पर अरेस्ट भी विदिन 24 आवर्स हुआ है। लेकिन इस तरह के करने वालों को किसी तरह का राजनीतिक संरक्षण मिलेगा? अरेस्ट किया तब कहता हूं, कहां राजनीतिक संरक्षण मिला रजत जी। गुंजा कपूर। हाय सर, मेरा क्वेश्चन बहुत पॉइंटेड जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर है। जम्मू एंड कश्मीर में जो हालत है, क्या आपको लगता है कि इसकी जिम्मेदार पीडीपी और बीजेपी का गठबंधन है? इस हालत को सुधारने की जिम्मेदारी हमारी। तो कोई टाइम फ्रेम भी बताएंगे कब तक सुधर जाएंगे? जिम्मेदारी तो है। रजत जी, ऐसी बातों के टाइम फ्रेम नहीं होते हैं। ये कोई स्टूडियो का इंटरव्यू नहीं है कि निश्चित टाइम पे एडवर्टाइज आ जाएगी। ये लड़ाई है, लंबे समय तक चलती है। लेकिन ये तो आप मानते हैं कि जो कश्मीर में हालत बने हैं, उसमें पीडीपी को जितना कंट्रीब्यूशन करना चाहिए था जनता का भरोसा जीतने में, उतना वो नहीं कर पाए। देखिए, जो भी लैकुना है वो भरे जाएंगे। मैं इस जंचर पर इसकी ज्यादा मीमांसा करना नहीं चाहता। सरकार बहुत मुहिम तरीके से सिचुएशन पर नजर रखे हुए हैं। इसकी एक सुग्रथित रणनीति भी बनाई है। हमारे गृह मंत्री जी ने और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी मीटिंग भी की है। कश्मीर के जानकार लोगों के साथ भी बैठे हैं, सुरक्षा एजेंसियों के साथ भी बैठे हैं, और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने भी काफ़ी सारे फीडबैक दिए हैं। एक कश्मीर पर एक अच्छे से सरकार आगे बढ़ रही है। लेकिन टीवी इंटरव्यू में इतना तो बता सकते हैं कि ये गठबंधन जारी रहेगा या टूट जाएगा? देखिए, अभी तो है ही सरकार।
इसका क्या मतलब लगाया जाए कि अभी तो है लेकिन कब मतलब तक अभी चलेगी? जारी है। दुष्यंत नागर, इनका सवाल है। कहाँ हैं आप जी? इस ओर माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न आपसे कश्मीर के विषय को लेकर है। आज जिस प्रकार से पूरे देश में जहां भी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, लगातार आपकी पार्टी को, आपके प्रधानमंत्री जी को लोकप्रियता हासिल होती जा रही है, चुनाव जीतते जा रहे हैं। दूसरा, कश्मीर के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। धारा 370, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री को आज देश के अंदर समर्थन मिल रहा है और लोकसभा और राज्यसभा में भी जिस प्रकार से आपकी संख्या है, क्या ये सही समय नहीं है धारा 370 को खत्म करने का? और क्या ये धारा 370 अगर हम आज खत्म करते हैं तो पूरी कश्मीर की जो समस्या है, जो वहाँ के हालात हैं, उसके ऊपर एक प्रभाव उसका पड़ेगा और इस समस्या को समाप्त करने में सरकार को आसानी होगी? देखिए, अकेले धारा 370 से कश्मीर समस्या का समाधान नहीं आ सकता। बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है। जहां तक धारा 370 का सवाल है, कोई भारतीय जनता पार्टी अकेले इसके बारे में निर्णय नहीं कर सकती। बहुत सारे लोगों से चर्चा करनी पड़ेगी और उचित समय पर वो चर्चा भी शुरू होगी। लेकिन जो उन्होंने सवाल पूछा, ऐसे सवाल कई बार सहयोगी दलों की तरफ से आते हैं। शिवसेना की तरफ से भी ये बार बार सवाल आता है कि कश्मीर में धारा 370 क्यों नहीं लागू होती, कश्मीरी पंडित कब वापस जाएंगे, उनकी घर वापसी कब होगी? कश्मीरी पंडित की वापस जाने की प्रक्रिया तो शुरू हुई है, उनकी कॉलोनी भी बन रही है और उनको वापस रिस्टोर करने की भी प्रक्रिया शुरू हुई है। और एक सवाल आपके 3 साल के काम से संबंधित ये बार बार पूछा जाता है कि किसानों की कर्ज माफी कब होगी? किसानों की कर्ज माफी ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र का हिस्सा नहीं था रजत जी, 2014 में, वो आपको मालूम होना जी। मगर किसानों के लिए हमने बहुत सारा काम किया है और 2020 तक किसानों की आय दुगना करने के लिए हमने एक रोड मैप बनाया है और इस दिशा में हम आगे भी बढ़े हैं और सफलता के साथ आगे बढ़े हैं। जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड को हमने इंट्रोड्यूस करा है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बुआई से लेकर खलिहान तक किसान को सुरक्षित करने का हमने काम किया है। प्रधानमंत्री इरिगेशन योजना से इरिगेटेड लैंड के अंदर वृद्धि करने का काम हमने किया है, जिससे आकाशीय खेती, बारिश के पर आधार रखने वाली खेती कम हो और इरिगेटेड लैंड की खेती ज्यादा हो। नीम कोटेड यूरिया देकर यूरिया की खपत को कम किया है, यूरिया की उपलब्धि को आश्वस्त किया है और खाद के दाम भी बहुत बड़ी मात्रा में हमने कम किए हैं। और इसके साथ हमने ई मंडी को लाकर इंट्रोड्यूस कर किसानों को अपनी उपज के दाम ठीक मिले, इसके लिए भी बहुत सारा काम किया है। मैं पूरी तरह से देश की जनता को विश्वास देना चाहता हूं कि 2022 तक इस देश की किसानों की आय को हम दोगुना करेंगे। हाँ, ये आपका वादा था जो आपको पूरा करना है जी? किसानों को आय दूना करने का वादा आपको पूरा करना है। हाँ, मैंने कहा ना, हमने 2022 तक कहा है। जब इस देश की आजादी को 75 साल हो गए, उस वक्त हम किसानों की आय को दुगना करके देश की जनता के सामने जाएंगे। किसानों की आत्महत्या की संख्या कम नहीं हुई है। 2 मई को सुप्रीम कोर्ट में जो काफी जगह पे अभी हमारी सरकारें आना बाकी है। नहीं तो जहां आपकी सरकारें हैं महाराष्ट्र में, वहां तो बार बार बढ़ोतरी नहीं शिकायत हुई है। कंटिन्यूअसली 12 साल से किसानों की आत्महत्या में बढ़ोतरी होती थी। इसमें पहली बार नेगेटिव ग्रोथ भाजपा सरकार के कारण आया है। जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं, यहाँ जो मेरे पास नाम थे वो, इसके अलावा कोई लोग हैं जी? हाँ हाँ, आप पूछना चाहते हैं? हाँ पूछिए। एक ये पूछे, इससे पहले एक सवाल आज दिन में किसानों को लेकर के यहाँ आया था। किसानों ने मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, पंजाब में, महाराष्ट्र में जो फसल पैदा हुई है, अच्छे मानसून की वजह से भरपूर पैदा हुई है, लेकिन उनको प्रोक्योरमेंट करने की व्यवस्था नहीं है। तो इस बात की बहुत संभावना है। नहीं, आप प्लीज रिकॉर्ड करेक्ट कर लीजिए। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं,
प्रोक्योरमेंट का क्वेश्चन डज नॉट अराइज। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में भी 80 लाख टन गेहूं खरीदने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ प्रोक्योरमेंट 100% हो रही है। खरीद लेंगे, लेकिन रखने के लिए स्टोरेज व्यवस्था है? वो हमारा सवाल है ना, किसान को तो हमने भुगतान कर दिया, रखने की भी व्यवस्था हो रही है। क्या स्टोरेज कम होने की वजह से 30% फसल बर्बाद हो सकती है, ये सवाल पूछा गया था। नहीं, हो सकता है स्टोरेज कम हो, मेरे पास अभी कोई डेटा नहीं है स्टोरेज के बारे में रजत जी, मगर आपका सवाल का हार्द अगर ये है कि इसके कारण किसान से अपना अनाज खरीदा नहीं जाएगा तो वो ठीक नहीं है। रबी फसल में ठीक तरह से खरीदी। आप मेरा सवाल अभी इसी से था। महाराष्ट्र में जो अरहर और तुअर जिसको हम कहते हैं, महाराष्ट्र में जो तुअर का प्रोडक्शन हुआ है वो 10 लाख टन के करीब हुआ है, लेकिन आज भी प्रोक्योरमेंट का वहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मुख्यमंत्री आए, केंद्र से 2 लाख टन एक्स्ट्रा खरीदने की परमिशन लेके गए, फिर भी 6 से 7 लाख टन माल पड़ा हुआ है। जो 5,050 का जो रेट था वो प्राइवेट में 3800 और 2800 तक आ गया है। कभी कहते हैं कि बारदाना नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का रिलीज है। कभी कहते हैं कि रखने को जगह नहीं है। आपके अध्यक्ष कहते हैं कि 1 लाख टन खरीद लिया और क्या चाहता है किसान? हो गया। हाँ, दलान की खरीदी पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद वानखेड़े जी शुरू हुई। आज तक नहीं हुई थी ना, आज तक आपने सवाल पूछा था। पहली बार दलानों की खरीदी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हुई है और दलान की खरीदी किसी ने नहीं की। कुछ हुआ है, इसको एप्रिशिएट करिए भैया। कब तक ये वक्र दृष्टि से देखते रहेंगे? क्योंकि हम सब लोगों को मौका दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर बहुत सारे सवाल आने शुरू हुए। ट्विटर पर आपसे एक सवाल पूछें, आलोक पटेल का ये सवाल है। इन्होंने कहा कि आपने चुनाव से पहले जिन लोगों को करप्ट कहा था, भ्रष्ट कहा था, वो आपकी सरकार आ गई, उसके बाद भी आपने उन लोगों को जेल में क्यों नहीं भेजा? रजत जी, आप एक गारंटी ले लीजिए। इसके कारण नहीं भेज रहे ऐसा नहीं है, फिर भी एक गारंटी आपसे चाहता हूं। जेल में डालेंगे तब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का सवाल आप नहीं करोगे? मैं नहीं करूंगा। नहीं करेंगे? नहीं, वो प्रक्रिया चालू हुई है, चिंता मत करिए। अब आपने क्या बोला है याद रखिएगा, देश की जनता देखती है जी। अब ये कम से कम मेरा तो ये रिजॉल्व है, जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, जिनके पास सबूत है। रजत जी, यूपीए के समय में जितने भी घपले घोटाले बाहर आए थे, 2 छोड़कर, दोनों भी में भी एक लीगल प्रोसेस चल रहा है, 2 छोड़कर सबकी जांच हो रही है। मगर यूपीए की तरह फ्रेम्ड जांच नहीं कर रहे, हम लोकतांत्रिक तरीकों से कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी देर लग रही है। मगर आप मुझे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का सवाल नहीं पूछोगे, ये आपने आज। ये मेरा आपसे वादा है जी। राहुल देव सवाल पूछना चाहते हैं। हाँ जी, मैं थोड़ा एक बार फिर कश्मीर पे, जम्मू कश्मीर पे आना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर में भारत सरकार जो करती है जम्मू कश्मीर सरकार के साथ मिलकर, वो तो एक पक्ष है, लेकिन उसका दूसरा पक्ष पाकिस्तान से और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से भी जुड़ा हुआ है। अभी जो कश्मीर में एक नए एक आतंकवादी द्वारा उसके एक जो ऑडियो आया बाहर, उससे एक नया तत्व जुड़ा है वहाँ के आतंकवाद में, कि ये केवल आज़ादी का प्रश्न नहीं, ये एक ज़्यादा बड़ा एक धर्म से, ये इस्लाम वादी एक सोच है जो ये आपके लिए नया होगा। ये बहुत पुरानी बात हजारों लोगों ने कही है, लेकिन अभी जिस तरह से वो आ रही है, और हम जानते हैं कि एक अब ये संभव है कि बिना किसी संगठन से जुड़े इंडोक्ट्रिनेशन दुनिया भर में जैसा हो रहा है, अपने यहाँ भी हो रहा है, तो एक इस खतरे से निपटने की रणनीति जिसमें सोशल मीडिया भी शामिल होगा, इसमें इंटरनेट भी शामिल होगा, वो हमारे पास है। राहुल जी, रणनीति में पूरे देश के सामने कह दूंगा तो रणनीति ही क्या रहेगी। वो जो रणनीति बनाने वाले हैं वो बना रहे हैं, और मैंने इन शॉर्ट जो कहा जा सकता है कहा है। मैं पूरे देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि कश्मीर की समस्याओं को नरेंद्र मोदी सरकार, भाजपा सरकार गंभीरता से ले रही है और कश्मीर में भारत प्रिवेल करेगा। आप पूछे? हाँ भाई जी, नमस्कार। मेरा नाम अनिल चौधरी है। सर, मैं बता दूं, मैं कांग्रेस यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष भी रहा हूँ। सर, गडकरी जी आए थे आपसे पूर्व में और बड़े ईमानदारी से उन्होंने एक चीज़ स्वीकार की थी, ख़ास तौर से कांग्रेस के टाइम में जो कार्यकाल में काम हुई।
सर मैं आपसे सिर्फ ये अनुरोध करना चाहता हूँ, जिस तरह से गडकरी जी ने जम्मू कश्मीर में जिस टनल का निर्माण हुआ उसके लिए कांग्रेस को भी श्रेय देने की बात की, क्या श्रेय देने की बात उन्होंने स्वीकार की कि कांग्रेस के टाइम में जिस टनल का शुभारंभ हुआ उसको पूरा करने का काम मोदी जी की सरकार ने किया? क्या वैसे ही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, जैसे आज एक न्यूज़ थी आसाम से अरुणाचल को जोड़ने के लिए सी लिंक मुंबई से बड़ा जो आज ब्रिज बना है उसमें कांग्रेस की क्या भूमिका थी? क्या बीजेपी उसमें अपना रुख साफ करेगी? और जिस तरह से मोदी जी चुनाव से प्रधानमंत्री बनने से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे, कई ऐसी योजनाएं हिंदुस्तान में चल रही थी जिसमें खासतौर से जीएसटी के ऊपर डिस्कशन था, शिक्षा का अधिकार। एक और सवाल अगर पूछे जी सर, उसी से जुड़ा हुआ है सर। एक सवाल उस पे आप ही के एंकर ने बहुत सारी चीजों को सर जोड़ नहीं रहा हूं सर, उसमें विनती है मेरी। वहीं पे गडकरी साहब से भी एक सवाल किया था कि जिन योजनाओं पे बीजेपी सवाल खड़ा करती थी वो योजनाएं आज कंटिन्यू कर दी गई हैं। तो गडकरी साहब ने वहां ये कहा था कि जी मैं आपका सवाल समझ में आ गया। इनका कहना है कि बहुत सारी योजनाएं जो कांग्रेस सरकारों ने शुरू की थी उनको आप कंटिन्यू कर रहे हैं और क्रेडिट ले रहे हैं। नहीं, वो ऐसा नहीं पूछ रहे, ये ऐसा कह रहे हैं कि हमने कुछ योजनाओं पर सवाल खड़ा किया था और हम उसका समर्थन करें। आधार कार्ड एक ऐसा, आधार कार्ड पर हमने सवाल खड़ा नहीं किया था। मैं ही गुजरात का गृह मंत्री था, हमने पत्र लिखा था, वो बहुत स्पष्ट है कि आधार को देश की नागरिकता का आधार नहीं बनाना चाहिए और आज भी नहीं। और ये जो कह रहे हैं इसका भी मैं जवाब दे दूं। कांग्रेस ने बहुत सारी योजनाएं शुरू की थी। भैया, सरकार एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। एक सरकार जाती है, दूसरी सरकार आती है, तो अच्छे से किए गए कामों को कंटिन्यू रखना चाहिए। हम कांग्रेस की तरफ पॉलिटिकली इस मामले को नहीं देखते, डेवलपमेंट की कोई पार्टी नहीं होती। और दूसरा, सिर्फ एक टनल और एक दरियाई सेतु दिखाकर आप आंख में झांसा नहीं कर सकते हो। 27 करोड़ लोगों के घर में बैंक अकाउंट पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 4 करोड़ लोगों के घर में शौचालय पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 2 करोड़ लोगों के घर में गैस पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 7 करोड़ लोगों को मुद्रा बैंक की लोन देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 गुना करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। एक ही साल में 18% से कर में वृद्धि करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 4.5% से लेकर 7.6, 7.4 तक जीडीपी को ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। महंगाई को ऊपर जाती महंगाई को नीचे करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि करने का काम भारतीय जनता पार्टी के किया है। मैं 7 दिन तक बोलता रहूंगा, आप गिनते रह जाओगे। लेकिन कांग्रेस के लोग कहते हैं कि योजनाएं उनकी थी, निर्मल भारत था, उसका नाम स्वच्छ भारत करके उसको चला दिया। योजना भारत सरकार की होती है रजत जी, कोई पार्टी की सरकार की नहीं होती है, कोई पार्टी की नहीं होती है। आप क्या कहते हैं कि कोई योजना कांग्रेस सरकार ने चलाई होगी उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बंद कर देना चाहिए? देश ऐसे चलते हैं? ये तो आपको उनसे ही पूछना पड़ेगा। लेकिन स्वच्छ भारत के तहत क्या वाकई में स्वच्छता हुई? लालू जी ने तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कहा कि देखिए, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम वो भी कांग्रेस ने कहा था मगर कर नहीं पाए थे। हमने हर गैस धारक को डायरेक्ट पेमेंट देने का शुरू कर दिया और 14,000 करोड़ का भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। बोलना और करना दो अलग बात है। कांग्रेस बोलती थी, हम करते हैं। ये मैं आपकी बात मान लेता हूं। विनोद शर्मा। अमित जी, मेरा आपसे सवाल ये है, आज हिंदुस्तान में सेंटर में आपकी सरकार है, मोदी जी की सरकार है, और यूपी में योगी जी की सरकार है। सवाल सिर्फ इतना है कि राम मंदिर बनेगा और कब बनेगा? देखिए, राम मंदिर के बारे में भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत स्पष्ट है कि राम मंदिर संवैधानिक तरीकों से बनेगा या आपसी रास्ते से बनेगा, मगर वहां राम मंदिर बनाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है और हमने बार बार इसको रिपीट किया है, मगर बनाने का तरीका भी हमने साथ में कहा है। राशिद अल्वी कांग्रेस के नेता हैं जी। मैं अमित शाह जी आपसे एक सवाल क्या आपकी बात का इंटरवीन करना चाहता हूं।
आधार कार्ड के बारे में अभी आपने जो जवाब दिया, जब ये बिल स्टैंडिंग कमेटी में आया, फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन यशवंत सिन्हा साहब थे, हम सब उसके मेंबर थे। बीजेपी के हर एमपी ने, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, इंक्लूडिंग चेयरमैन ऑफ स्टैंडिंग कमेटी, आधार कार्ड की मुखालफत की थी। आज आधार कार्ड इतना इम्पोर्टेंट है कि बगैर आधार कार्ड के कोई काम नहीं। राशिद अल्वी जी, आपने शायद मेरी बात पूरी सुनी नहीं है। मुखालफत करने का कारण ये था कि आधार कार्ड देश की मतदाता सूची में और देश के नागरिक बनने का जरिया न बने, वरना बहुत सारे जो घुसपैठिए घुसे हुए हैं वो इसका नाजायज फायदा उठाएंगे। आप अमित जी ने बड़े अदब से कहूंगा। भैया, हम बहस नहीं कर सकते, आप मुझे सुनिए। मैं बहस नहीं कर रहा। मैं आप एक ईमेल एड्रेस जाते वक्त दे दीजिएगा, जो विरोध हमने किया था उसका ड्राफ्ट भी मैं आपको भेज दूंगा। मैं अगर इजाजत मेरा निवेदन राशिद जी है कि हम बहस में ना पड़े। आपने सवाल पूछा, जवाब दे दिया। बहस नहीं कर। अमित जी, मैनिफेस्टो में क्या लिखा था बीजेपी के आधार कार्ड के बारे में? कुछ नहीं लिखा था, कोई मेंशन नहीं था ना, कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं है हमारे मैनिफेस्टो में 2014 की। मुझे लोगों ने बताया कि मैंने ये चीज देखी नहीं है, लेकिन मुझे बताया कि जरा भी नहीं। मैं आपकी बात का भरोसा करता हूँ। हाँ, किसके पास माइक? किसके पास है? सर इधर। हेलो सर, इधर सर, सामने इधर। एक रुक जाइए। हाँ, इधर। जी सर, मेरा नाम रंजय है सर। सादर प्रणाम। मेरा एक क्वेश्चन है कि पंजाब में इतना आतंकवाद खत्म करा है आप लोगों ने, तो कश्मीर में क्यों नहीं हो रहा? उसका बेसिक पंजाब में पूरा खत्म हो गया है। दो सिचुएशनों में बहुत बड़ा अंतर है, मगर होगा, यहां पर भी होगा। अंततोगतो आतंकवाद देश में कहीं पर नहीं। रजत सर। हाँ, इधर आपके पास माइक है? हाँ जी सर, मेरा नाम रंजय है। पहले तो सर 3 साल जो पूरे हुए मोदी सरकार के, उसके लिए तो बधाई है अमित शाह जी को और पूरे भारत को भी। सर, ये सवाल ये है कि सर हम रेलवे में बड़ा सफ़र करते हैं और लगातार किराए बढ़ते जा रहे हैं, जो कि बजट में तो नहीं बढ़ता है बट पीछे से बढ़ जाता है, और हर चीज़ कैंसिलेशन चार्ज या कुछ भी, लेकिन पहले की सरकारों ने बढ़ाया भी नहीं और उनका जो है काम चल रहा था, और अभी किराए बढ़ भी रहे हैं फिर भी रेलवे का घाटा है। दूसरी चीज़ ये कि सर उद्योगपतियों के कर्जे तो माफ़ हो जाते हैं बट किसान का नहीं हो पाता है। देखिए, आप कांग्रेस के अपप्रचार में मत आइए। एनपीए का मतलब ऋण माफ हो जाना नहीं है। हाँ, पूछिए। नमस्कार अमित जी, मैं डॉक्टर गीतांजलि शर्मा, फैमिली एंड मैरिज काउंसलर हूँ। अभी आपने बात की कि बीजेपी तत्पर है एक महिला सुरक्षा के लिए, तो उसी से जुड़ा मैं कुछ रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो मैं स्मृति जी के सेशन में भी करना चाह रही थी पर मौका नहीं मिला। जब हम आजकल बात कर रहे हैं 3 बार तलाक की, कि उसके कारण लड़की के साथ कितनी इनइक्वालिटी होती है या अधिकार नहीं मिलता है उसे, उसके कारण जो मेंटल टॉर्चर होता है, वही हम अगर देखें तो हिंदू घरों में भी कई जगह ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे लड़की का इस तरीके से तो नहीं पर अलग तरीके से फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली मेंटल टॉर्चर होता है, और जिसके लिए कहीं उसकी सुनवाई नहीं है, वहाँ तलाक भी नहीं है, डेली उसको इससे गुजरना पड़ता है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हम अगर कुछ ऐसे काउंसलिंग सेंटर्स बनाएं जो अप्रोचेबल हों और महिलाएं वहाँ जाके एक काउंसलिंग के ज़रिए प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। जो अभी काउंसलिंग सेंटर्स हैं वो वुमेन सेल हैं जो पुलिस के अंडर हैं, जहाँ लड़कियाँ जाने में कंफर्टेबल महसूस नहीं करती। तो अगर हम कुछ उस तरफ अपना ध्यान लगाएं तो बहुत हद तक बहुत महिलाओं की बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो। अच्छा सुझाव है आपका, मगर दो स्थितियों का अंतर मैं आपको बता दूं कि हिंदू घरों में आज जो महिलाओं के प्रति इस प्रकार की टॉर्चरिंग होती है, इसके खिलाफ एक कानून का ऑप्शन हिंदू महिलाओं के लिए है, तलाक के खिलाफ नहीं है। तो दो का आप कंपैरिजन मत करिए। ये काउंसलिंग के लिए एनजीओ या तो महिला संस्थाओं के सेंटर बनाना अच्छा सुझाव है। मैं सरकार में जहां कर सकता हूं वहां जरूर बात करूंगा। एक सोशल मीडिया का एक और सवाल है, पॉलिटिकल सवाल है, गुवाहाटी से रोहित सिंह। जो लोग कांग्रेस या आम आदमी पार्टी छोड़ते हैं उन्हें बीजेपी अपनी पार्टी में शामिल क्यों कर लेती है? क्या इससे बीजेपी की इमेज खराब नहीं होती? ना जी, इसलिए मैं बताता हूं कि हमने जिन लोगों को शामिल किया
रजत जी, ज्यादातर मोर देन 90%, एक उत्तराखंड छोड़कर, अरुणाचल और उत्तराखंड छोड़कर देश भर में बहुत सारे लोग शामिल हुए हैं, वो हमने चुनाव के पहले किया है। चुनाव के पहले कोई व्यक्ति अपनी पार्टी और अपनी विचारधारा को बदलना चाहता है और उसको सार्वजनिक करने के बाद चुनाव में जाना चाहता है, तो मैं मानता हूं डेमोक्रेसी में इसमें कोई रोक नहीं होनी चाहिए। एक युवावस्था में कोई कार्यकर्ता गलत पार्टी में चला गया या तो गलत विचारधारा के साथ जुड़ गया, इट डजंट मीन कि उसको पूरा जीवन इसी के साथ काम करना है। वो रोक की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे इससे मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूं। उसके बाद में वो सार्वजनिक रूप से जुड़ता है, सार्वजनिक रूप से जुड़ने के बाद वो जनता के मैंडेट के लिए जाता है और जनता उसको मैंडेट देती है। वो उसने पार्टी बदली है, विचारधारा बदली है, वो बात को ध्यान में रखने के बाद, तो ये दो चीजों में बहुत बड़ा अंतर है। आप मेरा सवाल है, हाँ, कश्मीर की ओर फिर से ले जाना चाहते हैं अमित जी को। इससे ज्यादा कुछ नहीं निकलेगा प्रदीप जी, क्यों? थोड़ा सा कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। रजत जी के एक सवाल के जवाब में आपने कहा कि अभी तो गठबंधन है पीडीपी बीजेपी का, तो क्या आप लोग इस गठबंधन पर पुनर्विचार कर रहे हैं? रजत जी ने पूछ लिया। नहीं, आपने कहा अभी तक तो है। नहीं, अभी तक है, ये सेकंड तक है। कोई पुनर्विचार चल रहा है कि आगे? अरे भाई, ऐसा कोई भविष्य में क्या होगा कैसे मालूम पड़ेगा? नहीं, आपको ये कैसे लगता है कि मुझे उन्होंने नहीं बताया, आपको बता देंगे? ये आपकी कॉम्पिटेंसी पर थोड़ा अविश्वास है। नहीं, या उनको लग रहा है कि मैं थोड़े सॉफ्ट सवाल पूछ रहा हूं। एक ट्विटर पर सवाल आया है, पहले कहते थे कि एक सिर अगर काटा तो उसके बदले 10 सिर लाएंगे, हमारे 2 सैनिकों के सिर काट लिए, क्या किया? नहीं, हमारी सेना ने जवाब दिया ही है रजत जी, बहुत माकूल जवाब दिया है और ठोस जवाब दिया है। जी, आप एक मिनट, आपके पास माइक्रोफोन आने दीजिए प्लीज। हाँ, जब माइक्रोफोन आ जाएगा तो पूछेगा, वरना आपकी आवाज अब मुझे लगता है रजत जी के शो के आधार पर कि देश में कश्मीर के अलावा कोई समस्या ही नहीं बची, देश समस्या मुक्त हो गया है। सर समस्या है, सर समस्या है। सर हम सब चाहते हैं कि चाइना से इंपोर्ट कम से कम हो और हम अपने इंडिया में मेक इन इंडिया का जो हमारा प्रधानमंत्री का प्रोग्राम है, हम उसी को आगे बढ़ाएं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के हिसाब से और अंतर्राष्ट्रीय एग्रीमेंटों के आधार पर ये सारी बातें होती है, मगर जहां जहां भारतीय उद्योग को प्रोटेक्शन की जरूरत है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों के मर्यादा में हमने उसको प्रोटेक्शन देने का काम किया है। अमित जी नमस्कार। हाँ, आप एक नहीं रहने दीजिए, नहीं आप छोड़ दीजिए, आप पूछिए आप। हाँ। एक प्रदर्शन बना हुआ है, विरोधी अमित जी से डरते क्यों हैं? नहीं डरना चाहिए किसी ने, सबने काम करना चाहिए। नहीं, मेरा अलग कहना है कि मुझसे डरने की किसी को जरूरत नहीं, मुझसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। सर नमस्कार, मैं विक्रम लोहिया हूँ। मैं एक क्वेश्चन ये करना चाहता हूँ आपसे कि जैसे आपने कहा कि छत्तीसगढ़ में फ़ोन कर नहीं आते हैं नक्सली, जैसे आपने सर्जिकल स्ट्राइक का क्रेडिट लिया, सेना ने किया क्रेडिट, आपने भी लिया, बीजेपी ने लिया। नहीं सर मेरे लेट्स मैं कंप्लीट सर प्लीज। आपने पूरे देश के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक की बात की, अभी भी की, सर्जिकल स्ट्राइक हमारी सरकार के टाइम में हुआ। क्या आप ये नहीं मानते कि उरी की पंपोर की घटना हमारे देश में जो हुई है, जो आतंकवाद जो हमारे देश में हुआ है, उसकी जिम्मेदारी भी आपको लेनी चाहिए? स्वाभाविक रूप से हमारी आएगी। आपने अभी कहा कि टेलीफोन कर नहीं आते। अरे सुनो भैया, स्वाभाविक रूप से हमारी आएगी, कांग्रेस की कैसे आएगी? हम शासन में है, मगर कांग्रेस के शासन में सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होते थे, भारतीय जनता पार्टी के शासन में उसको जवाब दिया गया। लाहौर में झंडा फहराया, अब 300 किलोमीटर अंदर आके वो हमारे यहाँ। अरे भैया, पोता आ गया, अब तो टीम आती है। इंदिरा गांधी को कहाँ याद कर रहे हो, पोता आ गया। मैं आपसे लेंगे सवाल, लेकिन इससे पहले एक और सोशल मीडिया का, जरूर आपके पास माइक आने दीजिए प्लीज। हाँ, एक और सोशल मीडिया का सवाल है कि उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर दंगे हुए हैं, कई जगहों पर झगड़े हुए हैं और कानून व्यवस्था जिसका वादा किया था उस पर सवाल उठे। देखिए रजत जी, जिस प्रकार के दंगे हुए, कितने लोग मारे गए,
एक दो जगह पर लोग मारे गए? एक भी जगह पे नहीं। 500 दंगे हुए थे सपा के शासन में और हजारों लोग मारे गए थे। 2-4 घटनाओं को कर यूपी के लॉ एंड ऑर्डर पर क्वेश्चन मत करिए। यूपी के अंदर जिस प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर है, कोई यूपी वालों को पूछ लीजिए। ये यूपी वालों ने सवाल पूछा है, ये मेरा सवाल नहीं है। उन्होंने लिखा है कि कैसे एसएसपी के घर पर भीड़ ने हमला किया। सवाल कई बार पॉलिटिकल भी हो सकते हैं, मगर वास्तविकता यह है कि यूपी की कानून और व्यवस्था सुधरी है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। नहीं, क्या आप ये उत्तर प्रदेश की जनता को भरोसा दिला सकते हैं कि ये जो छोटी मोटी घटनाएं हो रही हैं? मैं क्यों दिलाऊं, योगी जी ने स्वयं दिलाया है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिलाया है भरोसा, और प्रशासन काम भी कर रहा है उस दिशा में। अमित जी, आपने हर सवाल का जवाब दिया, किसी सवाल को डक करने मगर आपने 3 साल पर तो कुछ पूछा ही नहीं रहा। आपने तो कार्यक्रम तो 3 साल के सरकार का परफॉर्मेंस का आपने तो पूरा बताया कि क्या क्या नहीं, मैं बता देता हूं 3 साल में क्या फर्क पड़ा, अगर आप परमिट करो। जी बिल्कुल करिए। रजत जी, एक बात समझ लीजिए, 3 साल पहले जब हम देश में आए थे, इस देश में स्थिति क्या थी? युवा बेरोजगार था, आक्रोशित था, महिलाएं असुरक्षित थी, दुनिया में देश का सम्मान हर रोज नीचे गिरता था, ऊंधे मुंह अर्थव्यवस्था नीचे गिर रही थी। इसकी चिंता करने वाला कोई नहीं था। सरकार को पॉलिसी पैरालिसिस हुआ था, नीतियों के बारे में लकवा हुआ था। इस देश में हर मंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री मानता था और प्रधानमंत्री को कोई प्रधानमंत्री नहीं मानता। इस प्रकार की एक सरकार अस्तित्व में 3 साल के अंदर हमने एक मजबूत सरकार देने का काम किया है। हर रोज घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार और कोर्ट के रिमार्क से मुक्त सरकार देने का काम किया है। 3 साल में नरेंद्र मोदी सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर देश में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। इस देश के अंदर अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था बनने का हमने काम किया है। हमने महंगाई को काबू किया है। हमने बीमा सुरक्षा के माध्यम से देश के 12 करोड़ लोगों को सुरक्षित अंतरिक्ष में छोड़कर सैटेलाइट लॉन्च कर एक नया मानांक बनाया है। ओबीसी कमीशन, काका कालेलकर कमीशन से लेके आज तक ओबीसी को संवैधानिक मान्यता नहीं मिलती थी। एक काम पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक मान्यता देने का भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। एक भी ऐसा गांव 2018 के बाद नहीं रहेगा जिसमें बिजली नहीं होगी, और 2022 तक एक भी घर ऐसा नहीं रहेगा जिसमें बिजली नहीं होगी। 5 करोड़ नए गैस के कनेक्शन 2019 के पहले देने का हमने वादा किया है, उसमें से 2 करोड़ हम दे चुके हैं। मुद्रा बैंक के माध्यम से 7.5 करोड़ लोगों को लोन देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। कांग्रेस के समय में जो शत्रु संपत्ति थी, भारत के दुश्मनों की संपत्ति, उसको जब्त करने का एक जजमेंट के कारण कानून बेअसर हो गया था। कानून को रीइंफोर्स कर सुधार कर हमने शत्रु संपत्ति बिल लाया है। सेल कंपनियों पर एक बहुत बड़ा हमला कर उसको नष्ट करने का काम किया है। 91 लाख नए करदाता जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। भीम ऐप आज दुनिया में डिजिटल ट्रांजैक्शन में सबसे पॉपुलर ऐप बनकर रहा है। जेनरिक दवाओं के माध्यम से गरीब को अपना स्वास्थ्य ठीक से सुधारने का मौका भी ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया है। स्टैंड के रेट को 40,000 और 1,44,000 के बीच में थे, उसको 7,000 से 40,000 तक सीमित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 4 करोड़ घरों में शौचालय पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। रजत जी, मैं उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के गांवों में घुमा हूं। एक बच्ची जिसकी आयु 15-16 साल की है, खुले में शौच करने जाती है, उसका आत्मविश्वास नष्ट हो जाता है। शर्म के मारे किसी को मुंह नहीं दिखा सकती। ऐसे 4 करोड़ घरों में शौचालय पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छता अभियान और गंगा नमामि गंगे प्रोजेक्ट के माध्यम से ऐसी बातें जो जन समर्थन से, जन भागीदारी से ही आगे बढ़ सकती थी, इसको ठीक करने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने किया है। और सबसे बड़ा काम, देश को सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री देने का काम किया है। एक निर्णायक सरकार देने का काम किया है, एक संवेदनशील सरकार देने का काम किया है, एक पारदर्शी सरकार देने का काम किया है, और एक सुरक्षित भारत, समृद्ध भारत और संस्कारित भारत को
लोगों के सामने एक नई कल्पना रखने का काम किया है और योग को दुनिया के बीच में योग दिन के माध्यम से इंस्टॉल करने का काम किया है और 2022 का लक्ष्य रखकर एक न्यू इंडिया की कल्पना, नए भारत की कल्पना रखकर भारत को आगे बढ़ाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। जिनको टिप्पणियां करनी है, जिनको विरोध करना है, उनका स्वागत है डेमोक्रेसी के अंदर, मगर मेरा उनसे इतना ही निवेदन है कि जनता है, सब जानती है, ज्यादा काम करने से ज्यादा लोकप्रिय हुआ जा सकता है, ज्यादा विरोध करने से नहीं हो सकते हैं लोकप्रिय। ये बात को अगर सीख लेते हैं तो हमारा काम ज्यादा कठोर हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी जो कभी 10 सदस्यों से बनी थी, आज 11 करोड़ सदस्य बनकर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी है। कहीं एक जमाने में हमारी म्यूनिसिपैलिटी और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनने के सांसें लगे हुए थे, जमानतें जब्त नहीं होती थी तो हमारे प्रत्याशी पार्टी देते थे। आज 13 राज्यों में हमारी सरकारें हैं, 1387 हमारे विधायक हैं, 325 के आसपास हमारे एमपी है और देश को नरेंद्र मोदी नाम का व्यक्ति पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ अगले युग में ले जाने का काम कर रहा है। रजत जी, हिंदुस्तान का, भारत का स्केल बदलने का काम, भारत के युवाओं को सपने देखने की स्वतंत्रता देने का काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। अब ये सवाल मैं आपसे इसलिए नहीं पूछ रहा था, आपने कहा था 7 दिन तक आप इस पर बोल सकते हैं। फिर भी मैंने संक्षिप्त में कहा है रजत जी। अब मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। जी जरूर पूछिए। जो कुछ आपने किया इसके बदले में जनता ने आपको प्यार दिया, सम्मान दिया, वोट दिया, राज्यों में सरकारें बनाई, केंद्र में सरकार बनाई और भविष्य का एक सपना भी, विश्वास भी देश की जनता ने आपको दिया। अब जनता ये पूछ रही है कि अच्छे दिन आ गए या थोड़े दिन बाद आएंगे? अच्छे दिन आए या नहीं आए वो तो जनता ने तय करना है। इतना सारा जनादेश मिला है, मैं मानता हूं कि देश की जनता मानती है कि अच्छे दिन आ रहे हैं। मगर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं रजत जी, मेरे खुद की पार्टी और मेरे खुद के प्रधानमंत्री के बारे में सवाल है, इसलिए थोड़ी मर्यादा के साथ कहना चाहता हूं। अच्छे दिन लाने का निश्चित हमने प्रयास, निष्ठापूर्व और सफल प्रयास किया है और हम अच्छे दिन के नजदीक हैं। बहुत धन्यवाद आपका, आपने हर तरह के सवालों के जवाब दिए। आज दिन भर संवाद में हमने मोदी सरकार के 3 साल पर चर्चा की और जैसा सुबह मैंने कहा था कि सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि सरकार पर भ्रष्टाचार का, करप्शन का कोई इल्जाम नहीं है। इसके विरोधी भी इस बात को मानते हैं और जो वादे पूरे किए थे उस पर निष्ठा से, मेहनत से काम हो रहा है। इसके नतीजे कब आएंगे ये हम देख रहे हैं और इसके बदले में जनता ने बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, उनकी पार्टी को प्यार दिया है, सम्मान दिया है। ये 3 साल की बड़ी उपलब्धि है और लोकतंत्र में सवाल पूछने का हक है। हमने कोशिश की, जो विरोधी दलों ने जो सवाल उठाए, मीडिया ने जो सवाल उठाए, उन पर क्लैरिफिकेशन मांगने की और वो जवाब आपको मिले होंगे। इस विश्वास के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं खत्म करते हैं। इंडिया टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद।